आज की क्लास में हम लोगों को अब पूर्ण संगत वस्तुओं के बारे में पढ़ना है, जिसको हम इनइलास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं या परफेक्टली इनइलास्टिक ऑब्जेक्ट भी बोला जा सकता है। पिछली क्लास में हमने प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ा था और प्रत्यास्थता में ये पढ़ा था कि किसी वस्तु के द्वारा अपने रूप और आकार में होने वाले परिवर्तन का अधिकतम विरोधी क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाती है। तो जैसे कांच होता है, तब हम कांच को दबाते हैं तो कांच को दबाने के दौरान हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ता है उसके रूप और आकार में परिवर्तन करने के लिए, और उसमें इतना कम विकृति पैदा होती है, डिफॉर्मेशन विकृति उतनी कम पैदा होती है कि हमें वो आँखों से दिखाई नहीं देती है। और जैसे ही हम बल हटा लेते हैं तो वस्तु बहुत जल्दी से अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है। ओरिजिनल कन्फिग्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो प्रारंभिक अवस्था को वो बहुत जल्दी से प्राप्त कर लेती है और वस्तु उतनी ज़्यादा प्रत्यास्थ कहलाती है। जब हम पूर्ण संघट्ट के बारे में पढ़ते हैं तो जब हम बाह्य प्रतिबल लगा रहे हैं वस्तु के ऊपर, तो प्रतिबल लगाने से क्या होगा कि वस्तु अपने रूप और आकार में होने वाले परिवर्तन का तो कहते हैं। इसीलिए परिभाषा में लिखवाया गया है कि वस्तु के पदार्थ का वर्ग जो रूप अथवा आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध ना करे तो क्या कहते हैं, पूर्ण संघट्ट या परफेक्टली इनइलास्टिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, गीली मिट्टी की आप एक बॉल ले लें और स्वतंत्रता पूर्वक किसी ऊंचाई से आप गीली मिट्टी की एक बॉल को गिराएं, तो आप देखेंगे कि बॉल जैसे ही ज़मीन से टकराती है तो वो ज़मीन से चिपक जाती है, और इसको क्या बोला जाता है, पूर्ण संघट्ट कहा जाता है। बात क्लियर होगी यहाँ तक। फिर उसके बाद में अब हम लोगों को पढ़ना है कि प्रतिबल क्या है। जब हम विरूपक बल लगाते हैं तो विरूपक बल लगाने पर हम वास्तव में तो बल लगाते हैं, पर बल किसी ना किसी क्षेत्रफल से तो लगता ही लगता है। इस वजह से F/A का जो रेशियो है उसको क्या बोला जाता है, प्रतिबल बोला जाता है। जब बल किसी वस्तु पर लगता है तो वस्तु का कोई ना कोई तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जरूर रहा होगा। इस वजह से F/A का जो रेशियो है उसको क्या बोलते हैं, हम प्रतिबल बोलते हैं। मात्रक इसका बच्चों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। ऐसा फॉर्मूला तो हम लोगों को प्रेशर वाले में भी पढ़ाया जाता था, P बराबर F/A, पर P बराबर F/A और प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू F/A में अंतर क्या है। इसमें अंतर ये है कि जो हमारे पास जो प्रेशर लगाया जाता था, प्रेशर होता था लंबवत बल, जो किसी वस्तु पर लगता था उसको क्या बोलते थे, हम प्रेशर बोलते थे। ये बल होता था और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता था A मीटर स्क्वायर। पर जब हम प्रतिबल की बात करते हैं तो प्रतिबल हमारा देखो इस तरह से भी लग सकता है। जैसे मान लीजिए ये कोई तार है और तार पर आपने कोई लोड लटका दिया है। लोड लटकाने से क्या होगा कि तार की लंबाई बढ़ेगी, और तार की लंबाई बढ़ गई स्मॉल l, और प्रारंभिक लंबाई क्या थी l। तो आपने जो बल है F बराबर m/g वो इस बार ऊपर नहीं लगाया है, इस बार तार के निचले वाले हिस्से पर लगाया है, यहाँ लगाया है। और तार का जो फ्रंट सरफेस एरिया होता है, सामने वाला हिस्सा, वो जनरली क्या होता है, सर्कुलर होता है, वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार हिस्से पर आपने बल F लगाया और F/A का जो रेशियो है वो अब क्या कहलाएगा, प्रतिबल कहलाएगा। इसी तरह से ये हमें बार बार पढ़ने को मिलेगा। ये एग्जाम्पल आगे ही बताऊंगा कि जैसे हमारे पास ये कोई फुटबॉल का ब्लैडर है और उसके अंदर आपने क्या कर दिया है बच्चों, पानी भर दिया। अब आप बाहर से स्ट्रेस लगा रहे हैं इस तरह से। जब आप स्ट्रेस लगाएंगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो घट जाएगा। तो इस तरह से एक जो प्रतिबल लगता है जो वस्तु के आयतन में परिवर्तन कर देता है उसको हम आयतन प्रतिबल बोल सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते सकते थे अनुदैर्ध्य प्रतिबल, इस वाले को, जहाँ पर लंबाई में परिवर्तन हो रहा है वस्तु की। यहाँ पर ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है हमारे पास वस्तु का, V, और चेंज होने वाला वॉल्यूम क्या है, V माइनस के डेल्टा V। बात समझ में आ रही है। तो ये V माइनस के डेल्टा V ये वॉल्यूम है। इसी तरह से जब हम एक और प्रतिबल की बात कर रहे हैं जहाँ पर कि कोई एक वस्तु है जिसकी प्रत्येक भुजा बेस के साथ में लंबवत होती है जनरली, और आप बल इस तरह से लगा रहे हैं साइड वाइज कि
इसकी प्रत्येक जो भुजा है वो थीटा डिग्री के एंगल पर क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। तो इस तरह के प्रतिबल को क्या बोलेंगे बच्चों, हम इसको बोलेंगे हम अपरूपक प्रतिबल, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसको बोल सकते हैं स्पर्श रेखीय प्रतिबल, एक नाम ये हो सकता है इसका। तो ऐसा प्रतिबल जो किसी वस्तु के जो भुजा है उसमें एंगुलर शिफ्टनेस या कोणीय विस्थापन प्रोड्यूस कर सके, उसको क्या बोलेंगे हम, स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहेंगे। तो ये 3 तरह के प्रतिबल हो गए हमारे पास, बात क्लियर होगी। इसी वजह से इसको हमने क्या नाम दिया, प्रतिबल नाम दिया है, प्रेशर नाम नहीं दिया। प्रेशर तो सिर्फ ऐसा फोर्स जो लंबवत किसी वस्तु पर लगता है उसको प्रतिबल बोलते हैं। यहाँ पर लंबवत वाली स्थिति नहीं थी, यहाँ पर स्थिति इस तरह से थी कि इसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा था, मतलब बल इस तरह से लगा रहे थे कि लंबाई बढ़ रही थी। यहाँ पर इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है और यहाँ पर एंगुलर शिफ्टनेस प्रोड्यूस हो रही है, यानी कोण में परिवर्तन हो रहा है। इस वजह से इसको स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। तो आगे चल के हम लोगों को यही पढ़ना है कि प्रतिबल के 3 प्रकार हैं। पहला होगा ये वाला प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। दूसरा प्रतिबल होगा आयतन प्रतिबल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब प्रतिबल, वॉल्यूमेट्रिक मतलब आयतन। तीसरा है हमारे पास स्पर्श रेखीय प्रतिबल, इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो 3 तरह के प्रतिबल हम लोगों को पढ़ने होंगे यहाँ पर। अब प्रतिबल के बारे में ज़रा डेफिनेशन लिख लेंगे। तो यदि हम A बराबर 1 मीटर स्क्वायर लगाएं तो फॉर्मूले से आएगा प्रतिबल बराबर F अपॉन A है, A की वैल्यू 1 लगाएंगे तब A बराबर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो परिभाषा बनाऊंगा तो क्या लिखी जाएगी कि एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। A बराबर 1 मीटर स्क्वायर को परिभाषा में क्या बोलेंगे, एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या बोला जाता है, प्रतिबल बोला जाता है। मात्रक तो इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये हमने ये देख लिया है ना। अब हमें हुक का नियम पढ़ना है इसके बाद में, प्रतिबल के बाद में। प्रतिबल के प्रकार आप लिख सकते हैं इसके साथ साथ में कि प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारे पास में अनुदैर्ध्य प्रतिबल, इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। मैं साथ के साथ लिखता जा रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। हिंदी में लिखेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल। इसके अलावा इसको कहेंगे हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, इसको बोलेंगे आयतन प्रतिबल, और लास्ट बच्चों इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस, स्पर्श रेखीय प्रतिबल मैंने बोल दिया। और जैसे जैसे आप प्रतिबल लगा रहे हो वस्तु के भिन्नात्मक आकार में परिवर्तन हो रहा है, और भिन्नात्मक आकार में परिवर्तन यहाँ लंबाई में हो रहा है। भिन्नात्मक का मतलब होता है रेशियो की टर्म में परिवर्तन हुआ, स्मॉल एल और ओरिजिनल लेंथ थी एल, तो इसको भिन्नात्मक परिवर्तन बोलेंगे। और इस वजह से जो विकृति पैदा हुई, विकृति भी टर्म होगी हमारे पास, मैं साथ के साथ डायग्राम के बताता जा रहा हूँ। तो विकृति लिखी जाएगी लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, स्मॉल एल अपॉन क्या लिखा जाएगा, कैपिटल। इसी तरह से यहाँ पर जो विकृति है उसको क्या बोलेंगे, ये अनुदैर्ध्य विकृति कहलाएगी, इसको बोलेंगे आयतन विकृति इसी तरह से, और इसको बोलेंगे हम कोणीय विकृति, है ना। टेंजेंशियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, या कोणीय विकृति हो सकते हैं या टेंजेंशियल स्ट्रेन हो सकती है। कोणीय विकृति या स्पर्श रेखीय विकृति भी बोल सकते हो आप, जैसा आप चाहो।
अलग अलग नाम है, जिस नाम से आप जानना चाहो उसका यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। अब हमको हुक का नियम पढ़ना है। और हुक का नियम क्या है कि प्रत्यास्थता की सीमा में, प्रत्यास्थता एक मटेरियल का करैक्टर है जहाँ तक वस्तु इलास्टिसिटी के बिहेवियर को अपनाए रखती है। तो प्रत्यास्थता की सीमा में, ये जरूर बोलना है, प्रत्यास्थता की सीमा में, प्रतिबल बच्चों हमेशा किसके, प्रतिबल हमेशा विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है ना। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो यानी प्रतिबल बराबर लिखा जाएगा E इंटू विकृति। और E क्या है यहाँ पर, E एक नियतांक है जिसको क्या कहेंगे हम, हुक का नियतांक कहेंगे। E क्या है हमारे पास, हुक नियतांक। बस ये था नियम। E बराबर हो जाएगा प्रतिबल बट्टे विकृति, प्रतिबल बट्टे विकृति। यहाँ तक आप लोग नोट्स में ये सारा काम कर लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे इस चैप्टर को बढ़ाएंगे। इसको अपने सभी डेफिनेशंस को लिख लेंगे आप लोग, और इनके जितने भी पार्ट हैं उनके डायग्राम है वो भी बना लेंगे। थैंक यू।